नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक, जहां हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, खबर की तह तक जाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। महेंद्रगढ़ में अभय यादव की विकसित भारत जन विश्वास रैली है। नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव की रैली और दक्षिण हरियाणा में आज ताकत दिखाने वाले हैं विधायक। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब इनके साथ शामिल होंगे रैली में। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब रैली में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी शामिल होंगे और अटेली हलका के दोगड़ा अहिर गांव में ये रैली हो रखी है। तो अटेली हलके का दोगड़ा अहिर गांव के जहां ये रैली हो रखी है महेंद्रगढ़ में अभय यादव की ये विकसित भारत जन विश्वास रैली है। आपको देखना ये भी होगा आज कि कितनी संख्या में इस रैली में लोग जुटते हैं। नांगल चौधरी के विधायक अभय यादव आज ये रैली कर रहे हैं। रैली को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अब रैली कितनी सफल रहती है, सभी की नजर इसी पर टिकी रहेगी। तो नांगल चौधरी के विधायक हैं अभय यादव, आज शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। एक तरह से आपको बता दें कि लगातार अब देखा ये जा रहा है कि जो 24 नजदीक आ रहा है त्यों त्यों तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता एक्टिव मोड में आते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसी बीच लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब पूरी तरह से माहौल चुनावी हो गया है। महेंद्रगढ़ में अभय यादव की विकसित भारत जन विकसित ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे महेंद्रगढ़ में। अभय यादव की विकसित भारत ये रैली होने वाली है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार सोमवार को धर्मशाला में अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला इस समारोह में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने पर संशय बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री समेत अन्य के बैठने की व्यवस्था रखेगी। पुलिस मैदान धर्मशाला में 25,000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। भीड़ जुटाने के लिए करीब 1,000 बसें लगाई जाएंगी। सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से होकर जाने वाली सभी पार्टियां, कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखिए स्थानीय ब्लॉक इकाई स्वागत करने वाली है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं का यहां पर स्थानीय ब्लॉक इकाई स्वागत करेगी और भव्य ये आयोजन एक तरह से बनाया जा रहा है। विशेष तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। मंच पर 125 कुर्सियां लग रही हैं और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। 1 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार का पूरा हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जाएगा। जश्न को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं इसे लेकर। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज धीमान जुड़ चुके हैं धर्मशाला से, नासिर जुड़ चुके हैं देहरादून से और इनके साथ ही राजा पटेल दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज, मैं आपका रुख करूंगी। मनोज, देखिए 1 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार का पूरा हो रहा है। जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह की तैयारियां देखते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह का ये पूरा जश्न होगा? बिल्कुल आरती, देखिए 11 दिसंबर को प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है उसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने जश्न मनाने का फैसला लिया है। और ये फैसला धर्मशाला के पुलिस मैदान पर जताया गया है कि यहाँ पर जो है वो जश्न मनाया जाएगा। इससे पहले ओपीएस की रैली हुई थी तो वो भी धर्मशाला के मैदान में हुई थी, लेकिन जश्न का जो माहौल यहाँ पर बन रहा है उसमें से पहले अगर बात करें तो पूरे मैदान को सजाया जा रहा है। एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जिस पर तकरीबन 125 कुर्सियां लगाई गई है और इस मंच पर केंद्र से भी कुछ लोग आ रहे हैं और प्रियंका गांधी पर अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कल इस बड़े जश्न में प्रियंका गांधी भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगी। ऐसे में 1200 पुलिस जवान जो है इस
पूरे कार्यक्रम में अपनी सुरक्षा की सेवाएं देंगे। साथ ही साथ ड्रोन की व्यवस्था यहां रखी गई है, ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी भी जो है वो पुलिस द्वारा तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना या कोई इस तरह का कोई मामला सामने ना आए। और बड़ी बात है कि कल की तारीख में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कोई भी बड़े वाहन धर्मशाला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक जिस तरह से पहले वन वे किया जाता था उसी तरह से वन वे किया गया है और सभी गाड़ियां जो है उनके रूट बदल दिए गए हैं। तो इस किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो, इस मुश्किल से निपटने के लिए जो है पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हैं। हालांकि पूरे प्रदेश भर से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग इस जश्न में पहुंचेंगे और इस जश्न का लुत्फ भी उठाएंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 25,000 से अधिक लोग जो है वो यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि ग्राउंड कैपेसिटी जो है वो 28,000 के आसपास की है। इसमें कुल आदमी जो है भरे जा सकते हैं। तो 25,000 की उम्मीद लगभग जो है उम्मीद जो है वो सरकार द्वारा जताई जा रही है और जितने भी विधायक हैं उन सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि अपने अपने गृह क्षेत्र से लोगों को यहाँ लाना है। तो ऐसे में अब कल 11 बजे के तकरीबन ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। तो ऐसे में अब कितनी भीड़ कल जुट पाती है क्योंकि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और सरकार जश्न भी मना रही है जिसमें कई कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सिर्फ मंच को सजाने का काम चल रहा है और आज शाम तक जो है वो मंच भी सज कर तैयार हो जाएगा और मंच को भी इंतजार रहेगा कि कल कब मेहमान इस पर विराजमान होते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के साथ ये सरकार जो है वो काम कर रही है। 1 साल का जो जश्न हो रहा है, 1 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं, कल इस जश्न का मुख्य हिस्सा वही रहेंगी। हालांकि आरती, विपक्ष इस बात को भुनाने में लगा हुआ है कि 1 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है क्योंकि विपक्ष का काम तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा सरकार की टांग को खींचना है। तो अब सरकार की टांग को खींच भी रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि गारंटियां देना जरूरी थी, जश्न मनाना जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो कल अच्छी खासी भीड़ जो है वो धर्मशाला के मैदान में देखने को मिलेगी। अच्छा मनोज, देखिए कल कितनी भीड़ देखने को मिलती है वो अलग बात है, लेकिन अब लगातार नजर इस जश्न पर ही टिकी रहेगी। माना यह जा रहा है कि सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर जो उपलब्धियां अब तक रखी गई उसका जिक्र इस मंच से हो सकता है। बड़ी बात यह है कि आपदा का एक दौर राज्य ने देखा है, उसमें भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में बखान हो सकता है। क्या माने, कौन सी बड़ी उपलब्धियां इस मंच से हम सुन पाएंगे? बिल्कुल आरती, देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद प्रदेश में लगातार से जो है वो आपदा का कहर बरसा था। कुल्लू मनाली से लेकर के पूरे हिमाचल में आपदा बरपी थी, कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन सरकार बिल्कुल सतर्क रही। सरकार ने किसी भी प्रकार की कमी जो है वो लोगों को नहीं आने दी और जितनी जल्दी हो सकता था इस आपदा से निपटने का काम किया। हालांकि सरकार को बने कुछ ही वक्त हुआ है और सरकार ये भी कह रही थी कि हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। साथ ही साथ जो ओपीएस दी थी, ओपीएस की गारंटी दी थी इन्होंने और ओपीएस को बहाल भी कर दिया है। वो सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है बड़ी उपलब्धि जो है वो सरकार की रही है। हालांकि बाकी गारंटियां अभी पूरी नहीं हुई हैं और 4 साल अभी सरकार के बाकी है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके ये गारंटियां पूरी की जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को भुना रहा है, लेकिन भुनाने से कुछ नहीं होगा। हालांकि धरातल पर उतरना होगा। लेकिन सरकार जो है, सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, यानी कि कुछ ही घंटे अब इस जश्न के लिए बचे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि जश्न मनाने से क्या होगा और जश्न मनाने से क्या नहीं होगा। इससे पहले भी अगर कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई जश्न मनाए हैं और अब कांग्रेस की बारी है कि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सत्ता में आई थी, सत्ता पे कब्जा किया था, कब्जा करने के बाद अब 1 साल पूरा कर लिया है, बेहतरीन काम भी किया है। अब लोग भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस ने कितना काम किया है और बीजेपी ने कितना काम किया है। तो विकास तो अहम मुद्दा रहता है कि विकास नहीं हो पाया या विकास की बातें आती है सामने, लेकिन कल जो जश्न जब मनाया जाएगा और नेता मंच से अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर कितनी उपलब्धियां जो है उस पर सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है और लोगों को उससे लाभान्वित किया है। तो ये एक कल का एक ऐतिहासिक दिन जो है वो एक बार फिर धर्मशाला के मैदान पर देखने को मिलेगा कि सरकार ने 1 साल पूरा किया और 1 साल पूरा करने के बाद जश्न मनाया है
और जश्न कितनी के भीड़ जो दौरान है कौन सी वो बड़ी कल बातें जुटेगी, ये निकल कर सबसे सामने बड़ा। आती हैं, सरकार कौन सी उपलब्धियों का जिक्र करती है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शनिवार को समापन हो गया। पहले दिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह में शिरकत की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के करार होने पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम को बधाई दी है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तलाशने की शुरुआत है। उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग गति से जोड़ने का उदाहरण विश्व के समक्ष रखा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस लक्ष्य के साथ शुरुआत की गई थी, उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को आके और अब प्रयास ही किया जा रहा है कि पूरी तरह से निवेश को आकर्षित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबर अभितक के संवाददाता नासिर हुसैन का। नासिर, देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से धामी सरकार को बेहद उम्मीदें थी। देश विदेश में रोड शो किए गए, काफी हद तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कामयाब भी होती नजर आई है। एमओयू देखिए लाखों करोड़ों के साइन हो गए हैं। ऐसे में अगर हम पूरे इस इवेंट को देखें, पूरे इस कार्यक्रम को देखें, तो कितना सफल नजर आया है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने इन्वेस्टर समिट इसलिए आयोजित किया था कि उत्तराखंड में निवेश आए, और उत्तराखंड सरकार का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट के बाद सफल होता नजर आ रहा है। जो टारगेट रखे गए थे, करीब 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो जाएंगे, यानी 2.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्ट आ सकता है। लेकिन सरकार की जो सफलता रही वो ये रही कि उन जो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट था उससे ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। और अब लग रहा है कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को जिस उद्देश्य के तहत इन्वेस्टर समिट किया गया था वो कहीं ना कहीं अब कारगर साबित होगा। और जब ये एमओयूज जो करार हुए हैं जब धरातल पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तस्वीर बदलती नजर आएगी। 2 दिन तक चले इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर के को दोनों ही दिन के जो कार्यक्रम रहे बहुत शानदार कार्यक्रम रहे, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। अपने जो भाषण उन्होंने दिया था, जो लोगों को संबोधन उन्होंने किया था, उसमें बहुत कई सारी उत्तराखंड को लेकर के अच्छी और बड़ी बातें कही थी, जिससे जो इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड की तरफ अपनी अलग अलग तरीकों से रुख करेंगे। यानी जो करार हुए हैं वो तो हुए ही हैं, उसके अलावा भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्योंकि 2 दिन तक कुछ सेशन भी आयोजित किए गए थे, इनमें तमाम मंत्रियों के साथ, जो विभागीय मंत्री हैं उनके साथ जो निवेशक आए थे उन्होंने वहां पर परिचर्चा की और ये एक रूपरेखा और प्लान तैयार किया कि कैसे आने वाले समय में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और सरकार उनको किस तरह की मदद देगी। क्या रूपरेखा और क्या प्लान तैयार किए गए हैं, इसको लेकर इसकी एक डिटेल्स रिपोर्ट्स भी बनाई जा रही है। और अब आने वाले समय में जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और अपना कामकाज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और जो उद्योग यहाँ पर लगने जा रहे हैं उससे उत्तराखंड की तस्वीर अब बदलने जा रही है। दूसरे दिन के कार्यक्रम में जब अमित शाह आए और अमित शाह ने भी धामी सरकार की खूब तारीफ अपने संबोधन भाषण में की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड अग्रसर हो तरक्की कर रहा है उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो मुख्यमंत्री धामी है उनको जाता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड की तरक्की, उत्तराखंड का विकास हो, और वो अब सड़कों पर नजर आ रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2 दिन का जो इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था और जिस उद्देश्य के साथ ये इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था वो कहीं ना कहीं अब सफल होता नजर आ रहा है। अच्छा, देखिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई थी, कहा गया था कि कुछ बहुत बड़े नाम हैं, अंबानी, अडानी का नाम भी सामने आया था। कौन से बड़े ऐसे हम माने कि उद्योगपति हैं जो उत्तराखंड में निवेश कर रखे हैं? पहली बात ये रहेगी। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा था कि एमओयू तो पहले भी साइन हुए थे, कितना इससे पहले निवेश हुआ था। ऐसे में इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार के जो दावे थे क्या वो सही रखे हैं, जो प्रयास थे क्या वो सफल रखे हैं? देखिए, सरकार ने जो दावे किए थे और जो प्रयास किए थे वो कहीं ना कहीं सफल होते दिखे हैं। पहले शुरुआती दौर में जरूर लग रहा था कि टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अब
टारगेट से ज्यादा सरकार ने अचीव कर लिया है। यानी 2.5 लाख करोड़ के टारगेट सरकार लेकर चल रही थी, लेकिन 3 लाख करोड़ से ज्यादा के जो करार हो गए हैं। इसके अलावा कई जो बड़े देश के नामी औद्योगिक ग्रुप हैं वो यहाँ पर आए, जिसमें जिंदल है, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, और तमाम जो बड़े नाम हैं हिंदुस्तान के, वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड का रुख करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से आह्वान किया था और कहा है कि जरूर उत्तराखंड की तरफ रुख करें और उत्तराखंड की आध्यात्मिक भूमि के साथ जुड़कर अगर काम करेंगे तो उनको दो तरीके से फायदा होगा। एक तो यहाँ पर जब वो आएंगे और यहाँ के लोगों के साथ जुड़ेंगे तो एक आध्यात्मिक तौर पर फायदा होगा, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तरक्की के साथ साथ उन लोगों की भी तरक्की होगी। बहुत सारे रही बात विपक्ष की, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर निशाना साध रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं करण माहरा, उन्होंने भी बधाई दी सरकार को और कहा कि जो उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट है उसके लिए बधाई जरूर है, लेकिन जी। उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अब ये जो करार हुए हैं अगर ये धरातल पर उतरते हैं तो इसका फायदा उत्तराखंड को मिलता है, क्योंकि एमओयू पहले भी साइन किए गए, इन्वेस्टर समिट पहले भी हुई, लेकिन उद्योग नहीं लग पाए। उद्योग लगे यहाँ पर उत्तराखंड में, ये होना चाहिए और तभी उत्तराखंड के लोगों को इसका फायदा होगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कामयाब होती नजर आ रही है, और अब छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योग भी उत्तराखंड में लगेंगे तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि जी। उत्तराखंड राज्य जब बना था उससे के बाद जब तिवारी सरकार आई उस वक्त बहुत सारे उद्योग लगे थे। 10 सालों तक उद्योगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से काम किया जी। और काफी अच्छा माहौल यहाँ पर बन गया था, जी। लेकिन बाद में उद्योग किन कारणों के से यहाँ से अच्छा, हट गए। देखिए अब नासिर, उसी कहा यह जाता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर कई तरह की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तभी ये संभव है कि उद्योग धंधे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ टिके, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था कि उद्योग धंधों ने भी प्लान शुरू कर दिया था। तो ऐसे में कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद है और किस तरह के प्रयास सरकार कर रही है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने तमाम निवेशकों से वायदा किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत होगा और जिन जिन सुविधाओं की उनको आवश्यकता होगी सरकार उसमें पीछे हटने वाली नहीं है। जी। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि निवेश सुरक्षित हाथों में होगा, यानी उनका पैसा यहाँ पर सुरक्षित होगा, ये मानकर चले निवेशक, क्योंकि सरकार ने हर एक वो कदम उठाने की कोशिश की है निवेशकों के लिए जो जरूरी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने को लेकर हो, लैंड बैंक देने को की व्यवस्था हो, या फिर सुरक्षा देने की व्यवस्था हो। तमाम चीजों को लेकर सरकार ने कहा है कि वो हर तरह से कोशिश करेगी कि जो निवेशक है उनको सुरक्षा दी जा सके, ताकि जो उद्योग लगाए निवेशक यहाँ पर अपना पैसा निवेश करे, उनका पैसा सुरक्षित रहे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना कारगर साबित होती है तमाम चीजें, क्योंकि निवेशक आ रहे हैं, निवेशकों ने करार किया है। अब वो कब से काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने के बाद किस तरीके का एक रूपरेखा और प्लान जो तैयार किया गया है निवेश के तौर पर, उसको कैसे देखते हैं। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो देने की बात सरकार कर रही है, और उसके बाद अब दोनों के कोऑर्डिनेशन के बाद अगर उद्योग लगते हैं तो जाहिर तौर पर लंबे समय तक चलने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी नासिर आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो इन्वेस्टर समिट बेहद सफल रहा है, एमओयू लाखों करोड़ों के साइन हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेरी की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों की पहचान रोहित राठौर, नितिन फौजी और उधम सिंह के तौर पर हुई है, जिन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। क्राइम शूटर रोहित और हत्याकांड के बाद शूटर्स का साथ देने वाले उधम को लेकर पुलिस दिल्ली पहुंची है, जबकि शूटर नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंदर यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पूरी जानकारी देंगे विस्तार से कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के दिल्ली संवाददाता राजा पटेल का। राजा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से पहले राजस्थान में हत्याकांड हुआ, उसके बाद खूब धरने प्रदर्शन हुए हैं और मांग ये की जा रही थी कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। पुलिस ने एक तरह से बड़ी फुर्ती दिखाई है इस पूरे केस में।
तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में एक बड़ी हत्या होती है, उसके बाद जो राजपूत समाज के लोग हैं उनमें जी। काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। चाहे पूरे देश की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें, लगातार जो राजपूत समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है और राजस्थान पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही थी। एक बड़ी सफलता देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस को लगी है। जो मुख्य आरोपी है उनको चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ सेक्टर 22 के ठेके के ऊपर बने कमरे में ये दोनों आरोपी छुपे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि रोहित राठौर और नितिन फौजी, क्योंकि 3 आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, पर जो 2 आरोपी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, रोहित राठौर है और नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस ले गई है और तमाम जो दोनों आरोपी हैं वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। तो अब से कुछ देर में दिल्ली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद किस तरीके की इनकी रिमांड रहती है, क्या कुछ इनसे पूछताछ की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड था। इसको लेकर जिस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे और ऐसे में काफी बड़ी बड़ी आवाजें वो पूरे देश में राजपूत समाज के लिए उठाते रहते थे, तो ऐसे में गैंगस्टर के निशाने पे काफी लंबे समय से थे और जिस तरीके से दिन दहाड़े इनकी हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार पूरे देश में रोष है। और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन को लेकर मिली है। और क्या कुछ खुलासे इनसे देखने को मिलते हैं ये आने वाला समय बताएगा। पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में करने वाली है। जी, तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे उम्मीद है कि कुछ बड़े खुलासे होंगे, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अच्छा देखिए, ऑपरेशन बहुत बड़ा था इसलिए भी क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रखी है, एक तरफ राजस्थान पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रखी है, किस तरह से ये ऑपरेशन सफल रहा, कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई है राजा? और बिल्कुल देखिए, अभी शुरुआती जानकारी दिल्ली पुलिस ने साझा की है कि एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में देर रात मिली है। चंडीगढ़ से जो मुख्य आरोपी हैं दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि तीसरा जो आरोपी है उसको जो है नितिन फौजी, उनको राजस्थान पुलिस लेकर यहाँ से दिल्ली से रवाना हो चुकी है। बाकी जो आरोपी हैं दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। एक बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की भी नजर थी, गृह मंत्रालय की भी नजर थी और लगातार जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन अलग अलग राज्यों में चलाए जा रहे थे, अलग अलग जो राज्यों की पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस को जरूर यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच की जो टीम थी दिल्ली पुलिस की वो लगातार, चाहे हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही थी राजस्थान पुलिस के साथ। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जरूर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, एक बड़ी हत्या इसको कहेंगे, क्योंकि पूरे देश की में एक रोष था, एक गुस्सा था जिस तरीके से हत्या की। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि जो शूटर था कहीं ना कहीं, जो रोहित राठौर, ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। इसने खुद ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पे दी है कि हाँ, इसने हत्या की जिम्मेदारी भी अपनी सोशल मीडिया पे ली थी। तो एक बड़ा शूटर ये है। इसका जिस तरीके से इससे पहले भी काफी लाखों के जो इनाम है, 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित था। तो एक बड़ा शूटर था और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से मिली है। अभी भी जो ये शूटर है ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि तमाम खुलासे हैं। ये एक बढ़िया हत्या है, इसको लेकर तो खुलासे दिल्ली पुलिस जानना चाहेगी। पर इसके अलावा और क्या इनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग रची है, क्या और कोई भी इनके निशाने पर था और कोई भी जो नेता है इस तरीके से टारगेट पर था, ये सभी जो खुलासे हैं वो करने बाकी हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी पूरी हत्याकांड की। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया से साझा करेगी। जी, चलिए इंतजार रहेगा कि आखिर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, किस तरह से ऑपरेशन सफल रहा है। बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज देखिए इंतजार दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही रहने वाला है। इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।